और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, पति पत्नी और बेटी की हत्या हो गई है। धारदार हथियार से तीनों की हत्या की गई है। बिल्कुल खुराबार थाना इलाके के रायगंज गांव का ये पूरा मामला है। मांगलिक कार्यक्रम से पैदल लौट रहे थे ये तीनों और रास्ते में जाते वक्त तीनों की गला रेत करके हत्या की गई है। गोरखपुर से ये बड़ी खबर, जहां मांगलिक कार्यक्रम से, शादी समारोह से लौट रहा था ये परिवार और तीनों की निर्मम हत्या कर दी गई। पैदल सफर तय कर रहे थे मांगलिक कार्यक्रम स्थल से अपने घर तक का, लेकिन इसी दरमियान तीनों की जान ले ली गई। बताया जा रहा है धारदार हथियार से हत्या की गई है। ज्यादा जानकारी सहयोगी नीरज से लेते हैं। नीरज, क्या है ये पूरा मामला? पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, जो हमारी अधिकारियों से बात हुई 9:30 बजे रात का मामला है और गामा निषाद अपनी पत्नी संजू और बेटी प्रीति के साथ रायगंज गांव जा रहे थे, क्योंकि जो उनका पुश्तैनी मकान है वहां से वो बंगला चौराहे पर नया मकान बनवाते हैं। विदेश में रहते रहे हैं और 1.5 महीने पहले ही वापस लौटे थे, तो वो वहां पर अपने परिवार के साथ रहते थे। और जो 2 भाई हैं वो पुश्तैनी मकान में गाँव पर रायगंज रहते थे और जो छोटे भाई हैं इनके रामा निषाद, उनकी बेटी का 28 अप्रैल को बेटी की शादी होनी है और उसी का जो मटकोड़वा की जो रस्म होती है उसमें शामिल होने के लिए पैदल ही ये लोग गांव की तरफ जा रहे थे। और रास्ते में अभी 800 मीटर ही दूर से उस समय संती सिरसिला जो आरोपी है हत्यारा, वो वहां पहुंच गया और बाकी से तीनों को पीछे से गर्दन पर वार करके और उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। और बताया जा रहा है कि वो रायगंज गांव में ही अपने ननिहाल में रहा करता था और पुलिस ने जो आरोपी है आलोक पासवान को गिरफ्तार भी कर लिया है रात में ही, और उससे लगातार कहीं पर पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी आरोपी को मीडिया के सामने पेश नहीं किया है, लेकिन लगातार पूछताछ की जा रही है। और जो हमारी बात हुई है का साफ कहना है कि एक तरफा प्यार में उसने जो युवती है उसको परेशान करने की कोशिश की, कई बार उसको फोन किया और इसको लेकर जो लड़की के पिता है उसने विरोध किया था, लड़के को डांट फटकार भी लगाई, लेकिन वो मान नहीं रहा था और लगातार परेशान कर रहा था। और ये एक तरफा प्यार में पूरी तरह से जो इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, पूरी तरह से सनक सवार हो जाने वाली बात है और उसने इस तरह की जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगरा से खबर है, केंद्रीय मंत्री के ड्राइवर के साथ मारपीट की खबर आ रही है। आपको बताएं, एसपी सिंह बघेल के ड्राइवर को लोगों ने पीटा है। मंत्री जी को उतारने के बाद गाड़ी मोड़ने को लेकर एक विवाद होता है और इस विवाद के बाद ड्राइवर की पिटाई की खबर आई है। पुलिस ने हाथापाई करते हुए सलीम को हिरासत में लिया है और एमएम गेट के सामने का ये पूरा मामला है। मंत्री जी को जैसे ही वो ड्रॉप करता है और गाड़ी मोड़ने को लेकर के पूरा विवाद सामने आता है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मंत्री के ड्राइवर को लोगों ने पीटा है। हालांकि पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए कार्रवाई की है, सलीम नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। एमएम गेट का ये पूरा मामला है, जिसके बाहर मंत्री एसपी सिंह बघेल को ड्रॉप करता है ड्राइवर और गाड़ी मोड़ने को लेकर एक विवाद हुआ। इस विवाद में ड्राइवर को पीटा गया है। हालांकि पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सलीम बताया जा रहा है। एमएम गेट के सामने मंत्री एसपी सिंह बघेल को ड्रॉप करने के बाद ये पूरा विवाद सामने आया है। बाकी की डिटेल सहयोगी नितिन से लेते हैं। नितिन, क्या है ये पूरा मामला? दरअसल कल शाम की बात है, एमएम गेट थाना क्षेत्र में एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री का एक कार्यक्रम था, तो ऐसे में उनके जो चालक है हरेंद्र, वो गाड़ी को बैक करके दूसरी जगह वो उसको पार्क करना चाह रहे थे। तभी जो स्थानीय जो लोग सामने आ जाते हैं और उसका विरोध करने लगते हैं। बात आगे बढ़ जाती है तो उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। ड्राइवर के साथ चाबी निकाल लेते हैं और कई सारे और भी लोग जुटकर उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। ये जो पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसके बाद ही पता है केंद्रीय मंत्री भी चलता है तो वो अधिकारियों को निर्देश देते हैं और तहरीर दी जाती है। तहरीर के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। सलीम नाम का शख्स उसको हिरासत में ले लिया गया है और भी बाकी लोग जो सीसीटीवी में कैद हुए हैं। बिल्कुल नितिन, देखते हैं कि अब आगे किस तरीके की कार्रवाई होती है, क्योंकि ये ठीक नहीं है पार्किंग को लेकर के, गाड़ी मोड़ने को लेकर के इस तरह से बात का आगे बढ़ जाना। देखते हैं क्या एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया नितिन जानकारी के लिए। और चलिए अब बात बैठकों की कर लेते हैं, क्योंकि यूपी में बैठकों के लिहाज से आज बड़ा दिन है और वो इसलिए क्योंकि आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक है
और इस बैठक के ठीक बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक होने वाली है। बिल्कुल जय, ये भी बताएं कि सुबह 11 बजे का वक्त है जब कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक के बाद सुबह 11:30 बजे का वक्त मंत्रिपरिषद की मीटिंग के लिए भी रखा गया है। और सीएम योगी की अध्यक्षता में दोनों बैठकें होने वाली हैं। कैबिनेट में जहां कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे और जिस विभाग का प्रस्ताव होगा उसके मंत्री शामिल होंगे, तो वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्री शामिल होंगे। बिल्कुल, कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में अब मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया जाना है, उस पर चर्चा होगी और ये दोनों बैठकें एनेक्सी में होंगी, बेहद अहम है। इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। इन बैठकों से क्या अपडेट निकल करके आती है, जाहिर तौर पर एबीपी गंगा पर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हर एक खबर बारीकी के साथ उसकी एनालिसिस भी आपके सामने रहेगी। लेकिन अगर आप बैठकों की बात करें तो आज का मंगलवार बैठकों के नाम है। कम से कम सुबह 12 बजे तक तो कई मीटिंग्स की खबर और शेड्यूल हमारे सामने है जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, ताजा अपडेट के साथ अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अनुभव, क्योंकि आज कई बैठकें होने वाली है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा, कब कौन सी बैठक होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसने ये तय किया है, ज़्यादातर हमने ये देखा कि मंगलवार को कैबिनेट बैठक करती है। इससे पहले भी मंगलवार को हुई और योगी वन में भी ज़्यादातर कैबिनेट बैठकें मंगलवार को ही होती रही। आज भी कैबिनेट बैठक रखी गई है। पहले 11 बजे कैबिनेट बैठक होगी जो एनेक्सी में ही होगी। जैसा आपने बताया कि इस कैबिनेट बैठक में 18 जो कैबिनेट मंत्री है वो तो आएंगे ही और जिसके विभाग का प्रस्ताव होगा वो स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री हैं वो भी आएंगे। उसके बाद आधे घंटे बाद फिर मंत्रिपरिषद की बैठक रखी गई है। यानी जितने भी आप देखिए जो 52 मंत्री है, मुख्यमंत्री को मिला ले तो 53, सारे लोग उस बैठक में रहेंगे। और उस बैठक का एजेंडा ये है कि मुख्यमंत्री ने खुद ही अभी कहा था कि 18 मंडल हैं, 18 मंत्री जाएंगे, 18 हफ्ते तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। और इसके अलावा जो अन्य मंत्री उनको जिले का प्रभार दिया जाएगा। तो बहुत सारे, अगर आप देखिए योगी 2 में नए मंत्री हैं जो पहली बार मिनिस्टर बने हैं, तो जब प्रभार दिया जाएगा किस तरह से जिलों में जाना है, क्या सारी चीज़ें करनी है, किन किन चीज़ों पर अधिकारियों से बात करनी है और किस तरह से सारी रिपोर्ट तैयार करनी है, ये मुद्दा है जिसके लिए ये मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है 11:30 बजे। और उसमें मुख्यमंत्री रहेंगे, वो बताएंगे मंत्रियों को कि कैसे आप लोगों को जाना है, किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। लेकिन जो आज की कैबिनेट बैठक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अब तक आप देखिए तो 2 बैठकें हो चुकी हैं। एक बैठक तो ऐसी थी कैबिनेट की जिसमें पूरा मंत्रिपरिषद था और केवल एक प्रस्ताव पास हुआ था, वो था कि जो मुफ्त राशन है उस स्कीम को 3 महीना और बढ़ा दिया था। जो दूसरी कैबिनेट बैठक बीते मंगलवार को हुई उसमें भी कुछ प्रस्ताव आए थे, खासतौर से लैब टेक्नीशियंस को लेकर एक प्रस्ताव था। पर आज की जो कैबिनेट बैठक है माना जा रहा है कि इसमें एक तो सबसे महत्वपूर्ण है जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, क्योंकि देखिए जो ट्रांसफ़र सीजन है वो चल रहा है पर अभी तक पॉलिसी नहीं आई है। तो इसलिए आज ये पॉलिसी आ सकती है कि नई ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या होगी, सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफ़र की नीति क्या होगी। इसके अलावा जिस तरीके से जो किसानों को बिजली मुफ्त देने की बात है सिंचाई के लिए, उसका भी प्रस्ताव आ सकता है। साथ ही साथ जिस तरह से पशु अभ्यारण्य बनाने की बात हुई थी, जो आवारा छुट्टा जानवर जो हैं उससे जो किसानों को तकलीफ हो रही है, उसके लिए कहा गया है कि गौ अभ्यारण्य बनाएंगे, तो उस पर भी प्रस्ताव आ सकता है। 60 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं उनको बसों में मुफ्त बस यात्रा की बात थी, तो उस पर भी प्रस्ताव आ सकता है। और जन कल्याण से जुड़ी हुई, जन सरोकार से जुड़ी योजनाओं को लेकर के चर्चा होनी है, कुछ पे मुहर भी लगनी है, उस पर हमारी नजर रहेगी। अनुभव, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जो आपने जानकारी दी वो बेहद अहम है कि मीटिंग होने वाली है, ये बैठक होने वाली है मंगलवार को, अक्सर जो हुआ करती थी इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। जया, बिल्कुल, और आगे भी अनुभव से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अनुभव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहाँ आगे बढ़ेंगे और अब बात यूपी की कुछ और खबरों की भी कर लेते हैं। यूपी विधानसभा परिषद की कर लेते हैं। विधान परिषद के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि आज से उच्च सदन में भाजपा गठबंधन का दम दिखेगा और आज नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह है। बिल्कुल, और देखिए इस समारोह में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम के अलावा यूपी सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे तिलक हॉल में नवीन भवन में यह कार्यक्रम होना है। और आज शपथ लेने वालों में 33 भाजपा के और वाराणसी से निर्दलीय चुनाव जीती अन्नपूर्णा सिंह, इसके अलावा आजमगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार प्रिंसू सिंह भी शामिल होंगे। वहीं प्रतापगढ़ की बात कर लें तो जनसत्ता दल से चुनाव जीते अक्षय प्रताप सिंह जेल में होने के कारण शपथ आज नहीं लेंगे।
और यूपी में बिजली आपूर्ति को लेकर सीएम ऑफिस का एक ट्वीट सामने आया जहां पर बिजली आपूर्ति नहीं होने की शिकायतें मिल रही हैं। सीएमओ और सभी क्षेत्र के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, सीएमओ की ओर से ऑफिशियली ये ट्वीट करके मेंशन किया गया है। ये अगर आप ट्वीट देख सके तो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल सीएमओ ऑफिस यूपी की ओर से है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और देखिए, इसमें ये लिखा गया है कि विगत कुछ दिनों से प्रदेश के कई क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर के अनुरूप बिजली आपूर्ति न होने की शिकायतें मिल रही हैं। ऊर्जा विभाग व पावर कॉर्पोरेशन ये सुनिश्चित करे कि पूर्व निर्धारित रोस्टर के अनुरूप सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति हो। ये सीएमओ ऑफिस यूपी का ट्वीट आप देख रहे हैं, उस ट्विटर हैंडल से ये बात लिखी गई है कि कई जगहों से शिकायत मिल रही है और जो रोस्टर है उसके अनुरूप बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। आगे बढ़ेंगे और बात आजम खान की कर लेते हैं, क्योंकि आजम खान मामले पर सपा और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लग रहे आरोपों के बीच सपा नेताओं पर हो रहे कार्रवाई पर भी अखिलेश यादव एक्टिव अब दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, इसी क्रम में सपा विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप गिराए जाने के विरोध में एक प्रतिनिधि मंडल आज बरेली में जाकर के शहजील इस्लाम के घर पर उनसे मुलाकात करेगा, यानी ग्राउंड पर कुछ एक्टिविटी दिखाई देगी। और प्रतिनिधि मंडल परिवार वालों से मिलेगा और डीएम से जाकर भी मामले को लेकर बातचीत करेगा। तो आज का दिन अहम रहेगा। वहीं सपा का एक प्रतिनिधि मंडल देवरिया भी जाएगा, यहां चुनाव के दौरान सपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज जो मुकदमे थे उनकी पड़ताल करेगा और इनकी जद में आए जो पीड़ित परिवार थे उनसे मुलाकात करेगा। और अब बात कर लेते हैं पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की और इनके मीट प्लांट पर कार्रवाई की, जहां आज हाईकोर्ट की ओर से भी कुछ एक्शन लिया जाना है। उसकी जानकारी आपको दें, यहां सुनवाई होगी हाईकोर्ट में। कोर्ट आज 26 अप्रैल तक याकूब की मीट फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई थी और अब इस मामले पर सुनवाई की खबर आ रही है। और आपको बता दें कि याकूब कुरैशी और उनका परिवार फरार है, कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है और इसके लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश भी दे रही हैं। बिल्कुल, आपको बताएं कि पूर्व मंत्री हाजी कुरैशी की हापुड़ रोड स्थित मीट फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण पर बुधवार को हाईकोर्ट से फौरी राहत तो मिली थी, लेकिन आज इसी को लेकर के सुनवाई होने जा रही है और देखते हैं कि इसमें राहत मिलती है या फिर आफत और बढ़ती है। वैसे मुश्किलों की तलवार लटकी हुई है पूरे परिवार पर। धरपकड़ के लिए एसआईटी की भी एंट्री मांग कर ली है सरकार ने, पुलिस ने, जहां पर अब 20 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है। याकूब कुरैशी के पूरे परिवार को ढूंढ पाने में कोई सफलता नहीं मिली है। ऐसे में और भी टीमों की मदद ली जा सकती है, लेकिन फिलहाल आज मुश्किलें कम होंगी या बढ़ जाएंगी याकूब कुरैशी की, इस सुनवाई पर निर्भर करता है। और अब बात लखीमपुर कांड की भी कर लेते हैं, क्योंकि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की बात होगी। जेल में बंद आशीष मिश्रा पर आज आरोप तय हो सकते हैं। बिल्कुल, आपको यह भी बताएं कि आशीष मिश्रा पर आरोप तय करने के लिए सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी है। चार्जेस को लेकर आज कोर्ट में बहस भी होगी। और आपको यह भी बता दें कि रविवार 24 अप्रैल को आशीष ने सरेंडर किया था और सरेंडर करने के बाद अब तिकोनिया हिंसा मामले को लेकर आज आशीष पर आरोप तय हो सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी में आग के कहर की। देखिए, शहर शहर आग का कहर देखने को मिल रहा है। 3 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। पहली तस्वीर अमेठी की, जहां गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई और उसके बाद बाकी 2 तस्वीरों को भी देखिए। ट्रांसफार्मर में आग और ग्रेटर नोएडा से भी ये तस्वीर। और आग से सारी फसल जलकर खाक हो गई है। वहीं दूसरी जो तस्वीर है वो कानपुर की है, जहां एक ट्रांसफार्मर में आग लगी, धू-धू करके ट्रांसफार्मर जला और इस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी देर से पहुंची। जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा की है, जहां एक मोटरसाइकिल आग का गोला बन गई। 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ गर्मी का सितम और दूसरी तरफ आगजनी की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। और अब खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में देर रात तेज आंधी की वजह से थाना परिसर में खड़े वाहनों में भीषण आग लग गई। जर्जर तारों से निकली चिंगारी ने गंगा नगर थाना परिसर में खड़े वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तेज आंधी की वजह से ये घटना घटी। बिल्कुल जया, और परिसर में लगभग 60 गाड़ियां खड़ी थी जो आग के हवाले हो गई। काफी मशक्कत के बाद इन्हें बुझाया गया। घंटों तक लपटें और उनका तांडव देखने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर के इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन सोचिए, कुछ चिंगारी स्पार्किंग से निकली और थाने परिसर में रखी 60 गाड़ियां आग के हवाले हो गई।
और अब बात करते हैं कानपुर बार एसोसिएशन चुनाव की। कानपुर में बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है और आपको बता दें कि पिछले साल 17 दिसंबर को बवाल और वकील की हत्या के बाद वोटिंग को स्थगित कर दिया गया था, जो कि आज होने वाली है। बिल्कुल, डीएवी कॉलेज में सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक प्रत्याशी वोट कर सकेंगे, वहीं बाकी वकील शाम 5 बजे तक वोटिंग करेंगे। तो बार एसोसिएशन की ये वोटिंग बहुत विवादों के बाद इस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब आज का दिन 8:30 से 9 बजे के बीच वोट डाल सकते हैं वकील। उसके बाद बचे हुए वकीलों को 5 बजे मौका मिलेगा, मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे वो बार एसोसिएशन में। और चलिए अब बात परीक्षाओं की कर लेते हैं, क्योंकि आज से सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से यानी कि 26 अप्रैल 2022 से शुरू हो रही हैं। 2 टर्म में इस बार परीक्षाएं होनी हैं। सीबीएसई टर्म 1 में परीक्षा नवंबर-दिसंबर 2021 में हुई थी। टर्म 2 की बात करें तो आज से शुरू हो रही है। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा 24 मई तक और 12वीं की 12 जून 2022 तक चलेगी। तो ये शेड्यूल है टर्म वाइज आपके सामने सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। ऑल द बेस्ट जो अब इस परीक्षा में उतरने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगरा शहर में मेट्रो का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और जल्द मेट्रो को सुविधा मिले, इसके लिए समय समय पर मेट्रो के जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो ग्राउंड पर पहुंच करके निरीक्षण कर रहे हैं। और इसी क्रम में आगरा में चल रहे मेट्रो के काम का निरीक्षण करने यूपी मेट्रो के प्रबंधक निदेशक कुमार केशव पहुंचे। यहाँ उन्होंने मेट्रो निर्माण के कामों का जायजा लिया। बिल्कुल, प्रबंधक निदेशक कुमार केशव ने कहा कि मेट्रो निर्माण का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है ताकि तय समय पर टारगेट अचीव हो सके और मेट्रो की सुविधा तमाम वासियों को मिले, आगरा में रहने वाले। बहुत डिफिकल्ट और बहुत बड़ा काम है, जिसमें 7 अंडरग्राउंड स्टेशन है जिनका एक कॉन्ट्रैक्ट पैकेज है। करीब 1800 करोड़ का एक टोटल वर्क है। हम लोगों ने उसमें पहला स्टेशन जो आगरा फोर्ट के सामने वहाँ शुरू किया है, डिफेंस की लैंड है, मिल गई हमको। इसके बाद हम लोग आप देखेंगे बहुत सून हम ताजमहल और जामा मस्जिद पे भी वर्क शुरू करेंगे। ये हमारे प्रायोरिटी सेक्शन का पार्ट है, ये तीनों अंडरग्राउंड स्टेशन। तो अगर आप यमुना एक्सप्रेस वे पर सफर कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जो जाम यमुना एक्सप्रेस वे पर कभी कभार लगता था, उससे मुक्ति मिलने वाली है, क्योंकि एक्सप्रेस वे की सभी 24 लाइनों को फास्ट टैग से कनेक्ट कर दिया जाएगा, इसे दुरुस्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और देखिए इससे जाम से निजात भी आपको मिल जाएगी। जिन गाड़ियों पर फास्टैग नहीं होगा उन्हें 100 मीटर पहले ही सेंसर के माध्यम से अलग लाइन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बगैर फास्टैग वाली गाड़ियों के लिए अलग से सेपरेट बूथ तैयार किए जाएंगे ताकि जाम की स्थिति ना हो और जिनके पास फास्टैग नहीं है वो भी परेशान ना हो सके। अगर आप फैमिली के साथ वीकेंड पर यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए मथुरा आगरा जा रहे हैं तो अब आपको जाम में नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि यमुना प्राधिकरण ने सभी टोल बूथों पर फास्टैग लगाने की कवायद तेज कर दी है। वही नहीं, यहाँ पर एक सेंसर भी लगाया जाएगा। जिन वाहनों में फास्टैग नहीं होगा उन्हें पहले ही संकेत दिया जाएगा और वो लेफ्ट में होकर एक सेपरेट बूथ बनाया जाएगा, उससे होते हुए वो निकल जाएंगे, जिससे आपको जाम में नहीं जूझना पड़ेगा। गेटोना से रविंदर जैन, एबीपी गंगा।